बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर जो है वो हमारा बेसिक्स ऑफ एसी सर्किट्स के बारे में होगा, जिसके हम पहले पार्ट के ऊपर बात करेंगे। एंड जैसा कि हमारा कोर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 2 है। PHY 402 हमारा कोर्स था। एंड दिस कोर्स इज फॉर BS फिजिक्स 4th सेमेस्टर ट्रिपिंग 2020। एंड आई एम मोहम्मद ईशान इबू। आउटलाइन हमारे लेक्चर की कुछ इस तरह से है जी। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग पावर सोर्सेज के, कि अल्टरनेटिंग पावर सोर्सेज क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं और कितने टाइप के हो सकते हैं, और ये पॉसिबल कितनी तरह के अल्टरनेटिंग वेज जो है उसके मुताबिक हमें पावर जनरेट इलेक्ट्रिकली मिल सकती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में, कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है बेसिक फंडामेंटल कितनी तरह के हैं और कैसे हो सकते हैं। We have a resistor first of all, we have inductor and capacitor. फिर अगर इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को हम किसी एसी सोर्स के साथ लगाते हैं तो वो कैसा बिहेवियर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का कैसा बिहेवियर होता है, हम उसके बारे में बात करें। जस्ट लाइक रेजिस्टर इन एसी सर्किट, उसको स्टडी किया जाएगा। आफ्टर कैपेसिटर इन एसी सर्किट, inductor in AC circuit, and comparison between resistor, capacitor and inductor, कि इन तीनों सर्किट्स के अंदर कंपैरिजन किया जाएगा कि ये कैसे खसूसियात रखते हैं। आफ्टर दैट वी हैव कंक्लूडिंग रिमार्क्स, जो हम इस लेक्चर के अंदर समझेंगे सीखेंगे, उसके ऊपर हम एक कंक्लूजन देंगे। एंड टॉपिक फॉर अपकमिंग लेक्चर उसके ऊपर बात की जाएगी। लेट्स स्टार्ट विद द एसी पावर सोर्सेज। As we know that the source which provides the current or voltage with following characteristics, ऐसा सोर्स जिसके अंदर ये दो खूबियां पाई जाएंगी, आप उसे एसी पावर सोर्स कह सकते हैं। सबसे पहली बात कि पोलैरिटी जो है उसकी चेंज होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी वेरी करनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई ऐसा सोर्स अगर जिसमें ये दो खूबियां ना पाई जाए तो आप उसको एसी सोर्स नहीं कह सकते। दैट वुड बी कॉल्ड एज, यू कैन से, अ डीसी सोर्स। सो एंड एसी सोर्स जो है इसको आमतौर पे डीसी सोर्स से अलग दिखाने के लिए एक अलग सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस सिंबल इज नोन एज एसी सोर्स सिंबल। एसी सोर्स जो है वो उसकी जो आउटपुट है वो किस तरह से हम दिखा सकते हैं, ग्राफिकल व्यू जो है आमतौर पे एसी सोर्स यूं डिफाइन किया जाता है। इट्स अ बेसिकली द वोल्टेज सोर्स, जो ये बता रहा है कि ये इसकी आउटपुट वोल्टेज है, जो बताता है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स जो होगा वो इस पैटर्न के फॉलो। आप देख सकते हैं कि ये जो सोर्स है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम दिया गया है, वाई एक्सिस के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव एम लिखा गया है Vm, और यहाँ पे एक नेगेटिव Vm लिखा गया है। अगर देखा जाए तो इस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू नहीं बढ़ रही और इस वैल्यू से माइनस वैल्यूज कम नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये एक मैक्सिमम वैल्यूज है जो कि इस अल्टरनेटिंग सिग्नल की हमारे पास आ रही है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आ रही है। प्लस Vm स्टैंड फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव पीक वैल्यू एंड माइनस Vm स्टैंड फॉर द मैक्सिमम नेगेटिव पीक वैल्यू। और ये जो है टाइम फैक्टर जो है, ये टाइम है कि जिस तरह आपका सिग्नल या वोल्टेज सोर्स मूव कर रहा है तो वैसे वैसे ये सिग्नल आगे मूव करता जाता है। यहाँ पे हम सब लोग जानते हैं कि एक वेव को अगर समझना हो तो वो किस तरह एक वेवलेंथ है, तो एक क्रस्ट से लेके एक क्रस्ट तक के फासले को हम एक वेवलेंथ कहते हैं, और इस दौरान जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। तो यहाँ पे भी हमने इसी तरह इसको टाइम पीरियड के मुताबिक समझाया। अगर ये है जी वोल्टेज सोर्स के बारे में, तो आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि ये आपके बारे में क्या बता रही है जी। ये एक करंट सोर्स के बारे में, वहाँ पे V है वोल्टेज सोर्स, और यहाँ पे क्या है जी करंट सोर्स है, और ये जीरो से वैल्यू बढ़ती जा रही है और अगेन इट्स comes to zero, after that minus value and after it again comes to zero। तो ये किस तरह की कर्व को फॉलो कर रही है, इट्स फॉलोइंग द साइन वेव। और ये कौन सी है जी, इट्स फॉलोइंग द कॉज फंक्शन, या दूसरे अल्फाज में कहा जाए अगर जीरो के हिसाब से तो ये
आपके पास ये भी एक किस्म का सोर्स है। अगर हम जीरो यहाँ पे कंसिडर करते हैं, अगर यहाँ पे कंसिडर करते हैं, तो ये आपकी कॉज वेव है, जैसा कि इसने एक्सप्लेन किया हुआ। आफ्टर दैट वी हैव स्टडी के क्या सिर्फ ये साइन वेव और कॉज वेव की तरह के होते हैं या फिर डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं? यस, वी हैव डिफरेंट शेप्स। और दिस वन आप इस पहले हिस्से के अंदर देख सकते हैं कि ये स्क्वायर वेव है, इसका पैटर्न भी स्क्वायर लाइक है। ये आपके पास ट्रायंगुलर वेव है और इसी तरह से ये साइन वेव है। तो इसका मतलब एसी सोर्स जो है वो साइनोसाइडल नहीं होते, बल्कि वो बेशुमार तरह के हो सकते हैं, जिनके अंदर देख सकते हैं कि ये वैल्यूज जो है इसमें कांस्टेंट रहती है बट पोलैरिटी चेंज हो जाती है। इसके अंदर आपके पास पोलैरिटी जो है वो चेंज हो रही है, साथ साथ वैल्यूज भी क्या होती हैं, लीनियरली इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज और फिर इंक्रीज होती हैं। सो these are also the different shape of AC sources. Now we have to study the different characteristics of sinusoidal sources. Sinusoidal sources जो हैं, ये सोर्स जो है उसकी क्या क्या खूबियां हो सकती हैं उसकी तरफ देखते हैं जी। We have first of all the shape. इसकी शेप कैसी होनी चाहिए? हमारे पास इसकी शेप जो है वो इस फॉर्म में होगी जी, ये साइन कर्व को फॉलो करती है, ठीक है। सो इसकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए? वेवलेंथ की जो जनरल डेफिनेशन हम यूज करते हैं, क्रस्ट से लेके क्रस्ट तक का या फिर ट्रफ से लेके ट्रफ तक का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाता है। अगर हम इस डेफिनेशन को ज्यादा एक्यूरेट वे के अंदर इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो यू कैन से दैट कि एक फेज से लेके दूसरे फेज तक ऐसे दो पॉइंट्स जिनमें कोई फेज डिफरेंस ना हो, हम उनको एक वेवलेंथ कहते हैं। आफ्टर दैट वी हैव टाइम पीरियड। एक वेवलेंथ के तहत ये देखें जी, हाई यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो वेवलेंथ है, और एक वेव को यहाँ से लेके यहाँ तक जितना टाइम लगता है कंप्लीट करने में अपने साइकिल को, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड, उसका पीरियड कहलाता है। आफ्टर दैट एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो जाती हैं, इट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। एंड आफ्टर दैट वी हैव द पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू से मुराद मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड द पीक एम्पलीट्यूड वैल्यू, ठीक है। एंड एवरेज वैल्यू जो है वो इफेक्टिव वैल्यू भी कहलाती है, जैसा कि आपके पास यहाँ पे आरएमएस एम्पलीट्यूड या एवरेज वैल्यू है वो भी दिखाई गई है, और इसका आमतौर पे जो फार्मूला है वो इस फार्मूले के जरिए से जाहिर किया जाता है, वी आर एम एस इज इक्वल टू पीक वैल्यू ओवर अंडर रूट 2। और इसी तरह से हम चाहे तो इसका मैथमेटिकल फार्मूला भी बना सकते हैं, और इसका मैथमेटिकल फॉर्म कैसे बनाई जा सकती है उसके लिए हमारे पास ये नीचे अवेलेबल है इक्वेशन। अगर तो वोल्टेज वाला फॉर्म है, वेव है या सोर्स है, तो आप उसके बारे में ये साइन वेव के लिहाज से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके ऊपर जो है वो वी टी वी द फंक्शन ऑफ टी है, वी नॉट वी लिखा जाता है आमतौर पे पीक वैल्यू को, और वी एम भी लिखा जाता है। सो आई एम हेयर नोटिंग द बोथ सिंबल्स, वी नॉट भी हो सकता है, वी एम भी हो सकता है, एंड साइन ओमेगा टी जो है ये बताता है कि ये किस तरह के पैटर्न को फॉलो करेगा। साइन कर्व है तो यू हैव टू स्टार्ट हियर साइन। अगर यहाँ पे कोस कर्व होती है तो फिर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा जी, कॉस लगाना पड़ेगा। और ओमेगा टी जो है, ओमेगा जो है स्टैंड फॉर द फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा जो है आप सब लोग जानते हैं कि जो ओमेगा की वैल्यू है दैट कुड बी इक्वल टू दी 2 पाई of f. So omega is basically the angular frequency and the f is basically the linear frequency, तो ये इनके दरमियान रिलेशन है। t is the basically the that t जो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया हुआ, ये t यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ओके। तो ये तो है जी साइन के लिहाज से। अगर हम यही काम करें आपके पास करंट के लिहाज से, तो आप देख सकते हैं इट शुड बी वेरी सिंपल। अगर करंट है तो यही सारी चीजें रहेंगी, और सिर्फ क्या चेंज होगा जी, नोटेशन चेंज हो जाएगी। वी रिप्लेस्ड बाय द आई एंड आई रिप्लेस्ड बाय दी, हाँ जी, वी रिप्लेस्ड आई नॉट जो है, ये आई नॉट स्टैंड फॉर मैक्सिमम करंट है, इसी तरह साइन ओमेगा टी। और ये फर्दर ये क्या बताते हैं हम इससे, दीज आर कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज।
ठीक है जी। ये इंस्टेंटेनियस है बिकॉज इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो इट्स will be changes with respect to time, so that's why it is called instantaneous values. And these are the independent of the time values, so इसको हम absolute values या फिर दूसरे अल्फाज में ऐसी वैल्यूज जो मैक्सिमम है पीक वैल्यूज कहा जाता है, so these are called the peak values। ठीक, तो हम किसी साइनोसाइडल सोर्स को इस तरह से उसकी करेक्टरिस्टिक्स वगैरह को स्टडी कर सकते हैं। इन द सेम वे हम कोसाइनोसाइडल जिसे कॉज वाला, अगर उसकी कॉज डिपेंडेंस है तो उसको भी स्टडी किया जा सकता है, जैसा कि इस स्लाइड के अंदर दिखाया गया है। इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपके पास जो वेव फॉर्म है वो 0 से नहीं शुरू हो रही, बल्कि इसकी वैल्यूज 1 से शुरू होती है और ये 1 से लेके अप टू सो ऑन मूव करती रहती है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड यहाँ से लेके यहाँ तक होगा और उस लिहाज से इसका जो Vm है वो मैक्सिमम होगा। अगर इसका करंट लेते हैं तो Im होगा, और इस दोनों के अंदर अगर आप गौर करें तो वी हैव यूज्ड है द कॉज, जबकि पिछली स्लाइड के अंदर या पिछली आपने जो स्लाइड देखी उसके अंदर हमने या टाइप थी उसके अंदर साइन इस्तेमाल किया हुआ था। सो इसके अंदर हम कॉज यूज करें। दिस स्टैंड फॉर द एम्पलीट्यूड, दिस स्टैंड फॉर द रेडियन फ्रीक्वेंसी और या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। दिस इज फाई स्टैंड फॉर द फेज एंगल। हम इसकी डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर बात करेंगे। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ फेज क्या होता है, द फेजेस क्या होता है। हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ फेज की बात करते हैं, जो कि हमने अभी देखा कि आपके पास सॉरी पिछले हिस्से के ऊपर हमने अभी देखा कि ये फेज जो है हमारे पास अवेलेबल है। तो ये फेज क्या चीज है इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या बता रहा है और उसके मुताबिक हम स्टडी करते हैं। लेकिन दिस ओमेगा टी को पहले समझते हैं कि यह क्या बताता है। पिछले वाले ही हिस्से को इस्तेमाल करें, एक ऑसिलेटिंग साइन वेव है हमारे पास और जो 0 से शुरू हो रही है जी और ये जाती है जी एक टाइम पीरियड पे खत्म हो जाती है। तो आप सब जानते हैं कि साइन का जो पीरियड होता है वो 360 डिग्री या 2 पाई होता है। तो अगर आप इसके अंदर देखें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, सॉरी हाँ जी, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास क्या है जी कि ये वैल्यूज जो है वो चेंज होती है, ये बढ़ती जा रही है एंड दैट पॉइंट 0 पे आ जाती हैं, फिर इंक्रीज होती हैं और फिर ये डिक्रीज होती है। तो अगर हम इन डॉट्स की पोजीशन जानना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, छोटी छोटी वैल्यूज मार्क करना शुरू कर देंगे। अब अगर गौर करें तो ये डॉट हर जगह पे इसी तरह से हम बना देते हैं और उनकी वैल्यूज मार्क कर देते हैं। तो वो डॉट या वो पॉइंट हिस्सा वेव का जो सबसे अपर पॉइंट पे या मैक्सिमम पोजीशन पे होगा वो आप कहेंगे जी 90 पे। ठीक है जी। इसी तरह से अगर वो 0 पे होगा तो उसके लिए या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। इन द सेम है अगर वो माइनस एक्सट्रीम पे होगा तो वो 270 होगा या फिर 3π/2 होगा। एंड अगेन फॉर द 360 वो डॉट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये अगर पूरी वेव इन डिफरेंट डॉट्स के ऊपर मुश्तमिल हो तो हमने किसी एक डॉट को दूसरे डॉट के साथ डिफरेंट करके दिखाना हो तो उसके लिए जो हम पैरामीटर यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द यू कैन से दी फाई, या दूसरे अल्फाज में इसको फेज कहा जाता है, जो इसकी पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, हर उस पॉइंट को जिससे आपकी वेव फॉर्म बनी हुई है। हम इसको फिलहाल अंडरस्टैंडिंग की गर्ज से इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। और ये जो ओमेगा टी है एक्चुअली दिस इज इक्वल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सब लोग जानते हैं। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और अगर ये ओमेगा टी यहाँ पे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या वैल्यूज आ रही हैं डिफरेंटली। तो रेडियंस के अंदर वैल्यू आ रही है और ओमेगा टी जो है वो रेडियन के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जवाब। तो इस सेंस के अंदर हमारे पास जो वेव है वो इसकी खुसूसियात रहती है। ये तो है जी कहानी कि फेज क्या होता है। अगर बहुत ही आसान अल्फाज में बात की जाए तो फेज जो है वो किसी भी वेव के अंदर जो ऑसिलेट करते हुए पार्टिकल्स है उनकी जो स्टेट को एक्सप्लेन करता है पैरामीटर दैट इज कॉल्ड फेज। ठीक है जी। और उस लिहाज से हम बता सकते हैं कि वेव जो है वो उन पैरामीटर्स के लिहाज से किसी दूसरी वेव से के कैसे कंपैरिजन में लाई जाती है, आइदर इट इज कंपेरेबल सेम है और नॉट, उस लिहाज से हम बात करेंगे। सो एक फेज के कॉन्सेप्ट को मजीद अंडरस्टैंडिंग देने के लिए हमने एक और फिगर जो है वो रखी हुई है।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मैंने डिफरेंट पॉइंट्स लिए हैं और उनको मार्क करते जा रहे हैं। यहाँ पे जिस तरह हमने थीटा की वैल्यू दे दी है 30, 60, 90, 120, 150 डिग्री, सो वी हैव हियर 180 डिग्री, 20, 30 की डिवीजन है जी यहाँ पे। आप अगर इस हिस्से के ऊपर गौर करें तो इस पॉइंट के ऊपर जो चीज है वो 30 डिग्री के साथ बिलोंग कर रही है। इस पॉइंट की एसोसिएशन 60 डिग्री के साथ की जा सकती है और इस पॉइंट की एसोसिएशन 90 डिग्री के साथ की जा सकती है। इसी तरह 120, इसी तरह 150 और इसी तरह 180 एंड अप टू सो। ये तो एक तरीकाकार है जिसे आप फेज के पॉइंट के नाम से जानते हैं कि हम यूं इस तरह से फेज वगैरह को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ताकि जो ऑसिलेट करते हुए पार्टिकल्स हैं किसी भी वेव के अंदर वो हमारे लिए क्या किया जा सके, हम उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग आ सके। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करता चलूँ कि मैंने अभी बात की कि ऑसिलेट करते हुए वेव पार्टिकल्स के बारे में, तो हम एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बात करें और इसके अंदर ऐसी वेव्स होती हैं जिनका जो मैकेनिकल नहीं होती, तो हम अपनी बात को सिर्फ और सिर्फ आसान करने के लिए मैकेनिकल वेव्स के लिहाज से बात कर रहे हैं। हालांकि इसके अंदर कोई ऐसे पार्टिकल्स और कोई ऐसा कार फरमा जो है मादी शेयर अवेलेबल नहीं है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और उसके अंदर किसी किस्म के पार्टिकल वाली वेव या मैकेनिकल वेव नहीं होती। सो इसको हम सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से बात कर रहे हैं। सो अगर इसी वेव को अगर हम देखें, दिस साइनोसॉइडल वेव जो है, हम उसको यूं डिग्रीज के लिहाज से डिवाइड करें ताकि हमें पता हो कि वेव कैसे कैसे मूव कर रही है और किस लिहाज से उसके पॉइंट से अगर मूव करते जा रहे हैं, कितनी वेव रह गई है, कितनी मूव कर गई है, उसको एस्टिमेट किया जा सकता है। इन द सेम वे अगर एक और तरीका कार है दैट इज कॉल्ड द फेजर मेथड, और इसको हम फेजर डायग्राम मेथड भी कहते हैं, और ये डिपेंड करते हैं फेजर। तो फेजर क्या चीज है जी ये इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता है कि फेजर जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के बारे में बताता है, जैसा कि यहाँ पे बताया भी है। फेजर इज अ वेक्टर is used to represent the sinusoidal। यहाँ पे sinusoidal की बजाय कोई भी सिग्नल हो सकता है। when we have more than one signal at the same frequency, different phase and different amplitude, then we can use this phasor diagram to represent the phase difference between these signals। the magnitude of the phase represents the peak value of the voltage and the current। तो मैग्नीट्यूड जो है इसकी वो क्या बता रही है जी, पीक वैल्यू या फिर आपके पास क्या करंट बता रही है, वोल्टेज या करंट। और ये जो है किसी ना किसी वेक्टर रोटेशन के बारे में बता रहा है। सो इट्स मीन ओमेगा जो है हियर इज टेकन एज द एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी। सो वी हैव हियर अ रोटेशन लाइक दिस वे, और ये रोटेट हो रहा है और जिसके नतीजे के अंदर ये जो फेजर है वो आपका क्या करता है जी, मूव करता है। ठीक है, सो इन दैट वे ये जो फेजर है ये रोटेट कर रहा है, जिसके नतीजे के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या है, इसकी प्रोजेक्शन होती जा रही है। इफ यू नोटिस दैट अगर हम 30 डिवीजन्स पे है तो एक सर्कल के भी हम क्या कर सकते हैं, 360 डिवीजन्स कर सकते हैं, और अगर हमने इसकी 30 की डिवीजन्स की हुई है तो इसका मतलब है तो हमने अपने सर्कल को 12 हिस्सों में तकसीम किया हुआ। ये पहला बाइसेक्टर जिसके अंदर आपके पास क्या है, आपका ये वाला हिस्सा इसकी प्रोजेक्शन आपके पास हो रही है 30 डिग्री की, और ये बता रहा है कि ये इसकी वैल्यू इतनी होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये बता रहा है। अगर वैल्यू बढ़ती जा रही है तो यू कैन नोटिस दैट ये फेजर की जो वैल्यू है ये भी इसकी प्रोजेक्शन की वैल्यूज बढ़ती जा रही है। अब वैल्यूज कम और ज्यादा किस लिहाज से हो रही हैं, ये अपनी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ये जो फेजर है इसकी प्रोजेक्शन हम वर्टिकल एक्सिस पे ले रहे हैं तो ये छोटा है। जब ये वैल्यू बढ़ रही है तो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, तो ये जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे अगर फॉल करके देखा जाए तो यहाँ तक पहुँच गया। अगर हम पीक वैल्यू की बात करेंगे तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे फेजर है और ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। आफ्टर दैट जब ये वैल्यू मजीद कम हो रही है तो ये फेजर यहाँ पे पहुंचा और ये पीक वैल्यू की प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रही है। तो इस तरह से ये वैल्यूज जो है वो ऑसिलेट करना शुरू कर देती है और फिर उस हिसाब से ये एक्सप्लेन करती है। मजीद फेजर डायग्राम की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं वो आपके सामने है। किसी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को ले लें यहाँ पे और उसके मुतबादल एक वेक्टर बना लें तो वो क्या कहलाता है जी, फेजर कहलाता है। जितनी फ्रीक्वेंसी सिग्नल की है ये फेजर वेक्टर क्या करता है, उतनी फ्रीक्वेंसी से
काउंटर क्लॉकवाइज घूमना शुरू करता है। ठीक है, ये दो बातें क्लियर होगी। एक वेव के साथ कौन कौन सी चीजें अटैच है जी, एक उसका टाइम है, एक उसकी एम्पलीट्यूड है, एक उसकी फ्रीक्वेंसी है। ये दो तीन चीजें उसके साथ अटैच है। तो अब फ्रीक्वेंसी वाला मामला भी क्लियर हो गया जी। अब सिर्फ और सिर्फ क्या है जी, एम्पलीट्यूड की बात की जाए तो ये एम्पलीट्यूड इस पॉइंट का यहाँ पे लाया कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, फेजर को जो सपोज किया हुआ है वो किस लिहाज से सपोज किया है और कितनी मिकदार में सपोज किया है, वो इस पॉइंट के हिसाब से हमने देखा। जितना ये पॉइंट है उतने ही पॉइंट का आपने क्या कर लेना है, एक फेजर डेवलप कर लेना जिसका यहाँ से फासला, आप इसकी प्रोजेक्शन लेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे ये फासला सेम रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि इस फेज को जो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर, दैट इज कॉल्ड दिस वेक्टर, जैसा कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। बहरहाल इनके साथ साथ फेजर इज अ वेक्टर whose length is proportional to the maximum value of the variable which it represents. Secondly, the vector rotates at the angular speed equal to the angular frequency associated with the variable. थर्ड वन जो है वो उसके एम्पलीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। The projection of the phasor onto the vertical axis represents the instantaneous value of the quantity which it represents. So ये तीन बातों के बाद हम ये अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकते हैं कि किसी भी वेव को अगर फेज सिस्टम को समझना और उसके फेज डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना बेहतर तरीके से, तो हम फेजर डायग्राम्स बनाते हैं। और फेजर डायग्राम जो है वो फेज के एनालिसिस के लिए बहुत अहमियत और आसानी फराहम करती है। इस बात को मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये लिंकेज और ये किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं, हमने एक एनिमेशन रखी हुई है जी, हम उसको देखते हैं और देखते हैं कि ये आपस में किस तरह से काम करती हैं ताकि हम इस सारी चीज को अंडरस्टैंड कर सकें। ले जी, वी हैव वीडियो ऑन दिस, वीडियो हमारी चल रही नहीं। नहीं जी, आप देख सकते हैं कि ये वीडियो क्या है, चलना शुरू हो चुकी हुई है और ये जो है आपके पॉइंट्स जो है वो मूव कर रहे हैं। यू कैन सी हियर कि ये बढ़ता जा रहा है, ये फेजर को उस लिहाज से ही क्या करता जा रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज मूव करता जा रहा है और उस हिसाब से ये मूव करता जाएगा। सो इन दिस वे आप ये समझ सकते हैं कि ये कौन कौन से पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है और किस किस लिहाज से ये चलता जा रहा है। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड दैट कि आप फेजर और फेज और उससे रिलेटेड जो वेक्टर्स हैं वो किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि अभी है कि अभी ये फेज बहुत ही छोटे एम्पलीट्यूड पे है, तो ये जो वेक्टर है इसकी भी प्रोजेक्शन बहुत थोड़ी है, तो यूं हम इन सबको रिलेट कर सकते हैं। ले जी, अगला जो हिस्सा है वो है रिलेट करता है फेज डिफरेंस से। मिसाल के तौर पे आपके पास एक रेड वाली वेव है और एक ब्लू वाली वेव है। आप देख सकते हैं कि दोनों वेव जो है उनके मैक्सिमा जो है वो एक जगह पे नहीं है, बल्कि उनमें थोड़ा सा फासला है। और इस जो डिफरेंस है इसको हम क्या बोलते हैं आमतौर पे, दैट इज कॉल्ड द फेज डिफरेंस। और इस फेज डिफरेंस को कैसे स्टडी किया जा सकता है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि आप इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई रिलेट करने वाले फैक्टर एसोसिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी रेड जो है वो वोल्टेज को एसोसिएट करती है, वैल्यूज को, और ये एक किस्म का साइनोसाइडल सिग्नल था। तो आई सपोज दैट के जी Vt is equal to Vm sin ओमेगा t। सिमिलरली मैंने ब्लू वाली जो वेव है उसको एसोसिएट करने के लिए Vt is equal to Vm sin ओमेगा t है, बट आई एड सम अनदर फैक्टर जो कि रेड वाली वेव से डिफरेंट कर रहा है ब्लू वाली वेव को, एंड दैट इज कॉल्ड द फेज डिफरेंस। जब फेज डिफरेंस आ जाता है तो ये वेव्स के बिहेवियर और डिस्प्लेस हो जाती हैं आपस में एक दूसरे के साथ, फेज कॉमन नहीं रहते। इसका मैक्सिमम 90 डिग्री वाला फेज यहाँ पे अवेलेबल है, जबकि ये वाला फेज जो है वो शिफ्ट हो गया। सो इट्स मीन या तो इसने ऐड कर लिया या इसमें से कुछ चीज सब्ट्रैक्ट कर दी गई है और ये पीछे चली गई है, तो इसको हम फेज डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल है जिसके अंदर आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से फेज डिफरेंस हो सकता है। ये एक वेव है डॉटेड जो कि एग्जैक्टली साइनोसाइडल वेव है, जबकि ये एक जो लाइन वाली वेव बनाई गई है ब्लू लाइन के जरिए से, ये आपके पास क्या है जी, ये भी एक साइनोसाइडल वेव। बट दोनों में फर्क क्या है,
इसके फेज का और इसके फेज का आपस में डिफरेंस क्या है कि ये फेज जो है वो 0 पे वाक़या है और ये जो फेज है ये किस पे वाक़या है जी, आपके पास जो ब्लैक वाले फेज हैं वो लिखे गए हुए हैं 90, 180, 270 अप टू 100, जबकि ब्लू वाले फेज जो है वो 0, 90, 180 और इस हिसाब से। तो इन दोनों में कितना फर्क है? अगर इस और इस वाले डिफरेंस के हिसाब से देखा जाए तो इनमें 90 डिग्री का फर्क है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है और इस वजह से इनमें इतना फासला और इतना बरकरार रखा जा रहा है। इन सारी बहस के बाद हमारा जो मेन फोकस है लेक्चर्स का वो ये है कि जब हम इस तरह के सिग्नल्स को अटैच करते हैं रेजिस्टर के साथ, इंडक्टर के साथ या फिर कैपेसिटर के साथ, तो वो कैसा बिहेव करते हैं और किस तरह से बिहेव करते हैं, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। सो द प्रीवियसली जो हमने स्टडी किया हुआ है रेजिस्टेंस के बारे में, इंडक्टर के बारे में, कैपेसिटर के बारे में, वो डीसी सोर्सेज के हवाले से स्टडी किया हुआ है। आएंगे उसकी तरफ देखते हैं कि हमने यहाँ से कौन कौन सी वैल्यूज के बारे में अंडरस्टैंडिंग हासिल की थी। हमने कहा था कि जी जब भी डीसी सोर्स होगा तो V=IR के फॉर्म में हम रजिस्टर को अप्लाई करेंगे। इंडक्टर की दफ़ा हमने ये स्टडी किया था कि आप जब बैटरी के साथ इसको अटैच करते हैं ईएमएफ के साथ, तो जैसे करंट चेंज होता है तो वो डीओस ईएमएफ जनरेट करता है -LdI/dt के हिसाब से बात की थी हमने। और कैपेसिटर के हिसाब से हमने जो बात की थी दैट स्टैंड के जी हमने कैपेसिटर के हिसाब से जो बात की है उसके अंदर Q=CV के हिसाब से डीसी चार्जिंग होती रहती है और उस लिहाज से ये रिलेशन है। तो हमारे पास तीन तरह के हमारे पास इंडक्टर है, सॉरी सर्किट कंपोनेंट्स हैं और तीन ही हमारे पास फार्मूलाज हैं 1, 2 एंड 3। एक आसान सा काम मैं आपको अभी बता दूं, हमने कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं करना, बल्कि हमने यहाँ पे जस्ट V की जो साइनोसाइडल या एसी वैल्यू है एसी सोर्स की वो उठाया करनी है और इधर वैल्यूज पुट कर देनी है। इसी तरह हमने यहाँ पे वैल्यूज उठानी है और पुट कर देनी है, इसी तरह हमने यहाँ पे वैल्यू उठानी है और पुट कर देनी है और जो फर्दर आंसर आएंगे उनको हमने सॉल्व करना है। तो बहुत सिंपल है। आइए हम अपने पहले जो है वो सब टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द रजिस्टर इन एसी सर्किट। रजिस्टर और इन एसी सर्किट के बारे में हम जो है वो पहले ही जानते हैं कि रजिस्टर जो होता है वो V=IR रिलेशन को फॉलो करता है और एसी सर्किट जो है वो साइनोसाइडल हो सकते हैं या कोसाइनोसाइडल हो सकते हैं। अगर साइनोसाइडल होगा तो वो साइन वेव को फॉलो करेगा, अगर कोसाइनोसाइडल होगा तो वो कॉस वेव को फॉलो करेगा। तो ये बहुत सिंपल है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है हमें। लेकिन रजिस्टर इन एसी सर्किट कंसीडर, हमारे पास फर्ज करते हैं कि हमारे पास सर्किट है जिसके ऊपर एसी सोर्स लगाया गया और रजिस्टर है, जैसा कि आपके सामने ये बनाया गया। ये एक एसी सोर्स है जो बता रहा है कि ये कौन सा एसी सोर्स है जी, साइनोसाइडल, और ये एक रजिस्टर है और ये इसके साथ अटैच कर दिया गया है। अब इस सर्किट को सॉल्व करने के हमारे पास जो टोटल सॉल्यूशन है वो कितनी तरह के हो सकते हैं जी, वो है जी आपके पास इन रिलेशन के मुताबिक कि ये मैथमेटिकल फॉर्म ये बता रही है कि ये भी इसी को फॉलो करना चाहिए, V=IR। इफ वी थिंक अबाउट दैट कि जिस तरह डीसी सोर्स है उसी तरह अगर हम ये जस्ट रिप्लेस कर देते हैं तो शायद काम चल जाए। तो इसके अंदर थोड़ी सी नोटेशन है वो देख लें। डेल्टा V स्टैंड फॉर द वैल्यूज ऑफ VR, ये अप्लाइड वैल्यूज हैं। ये डेल्टा VR जो है वो V0 जो है वो आपके पास ये वो वैल्यू है जो R के क्रॉस ड्रॉप होता है। V0 sin ओमेगा t जो है ये वो वैल्यू है जो हमने इनपुट वैल्यू के तौर पे दी थी और वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाती है। सिमिलरली डेल्टा VR इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, ये वो डेल्टा VR जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है जो रजिस्टर के क्रॉस जो है वो ड्रॉप हो रही है। इसी तरह जाहिर बात है जब आप किसी सर्किट के अंदर वोल्टेज सोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करेगा। तो वो जो करंट फ्लो करता है दैट इज स्टैंड फॉर IRT और वो इंस्टेंटेनियस करंट है जो रजिस्टर में से फ्लो कर रहा है। इन सारी बातों के साथ ही हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि हम इसको कितने तरीकों के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो तीन तरह के सोल्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक मैथमेटिकल सोल्यूशन। हमें मैथमेटिक्स देखनी पड़ेगी कि इसके ऊपर कितनी वैल्यूज बन रही हैं और किस हिसाब से चलेगा। ग्राफिकल सोल्यूशन देखना पड़ेगा कि वो जो मैथमेटिकल सोल्यूशन निकले हैं उनका ग्राफ कैसा बनता है। फिर उन ग्राफ्स को स्टडी करने के लिए फर्दर जो है हम फेजर डायग्राम को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट सोल्यूशन दैट इज द मैथमेटिकल सोल्यूशन।
सोल्यूशन। मैथमेटिकल सोल्यूशन जो है वो V इज इक्वल टू आई आर वाली टेक्निक पे ही लगाया जाएगा। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के साथ रिप्लेस किया जाएगा और उससे करंट की वैल्यू निकाल दी जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। द फर्स्ट थिंग इज अकॉर्डिंग टू द केवीएल। आप सब लोग जानते होंगे कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता था कि जब भी कोई क्लोज सर्किट हो तो हमेशा सोर्स जो होता है वो बराबर होता है कंज्यूम्ड पावर्स वगैरह या फिर वोल्टेजेस के हिसाब से। सो इन द सेम वे ये अगर आपके पास इनपुट वोल्टेज है तो ये आपके पास क्या होगा जी, ये कंज्यूम्ड वोल्टेज की फॉर्म में, तो इन दोनों के बैलेंस, या अगर क्लोज लूप है तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। Vt जो है दैट स्टैंड फॉर द इनपुट वोल्टेज जो हमने सोर्स का वोल्टेज लगाया हुआ है, एंड माइनस वी आर जो है ये वो वोल्टेजेस है जो यहाँ पे ड्रॉप हो जाते हैं और इज इक्वल टू 0। ये केवीएल लॉ। आफ्टर दैट अगर हम इसको रीअरेंज करें, नेगेटिव साइन यहाँ पे अगर मैं इस टर्म को उठा के इधर ले जाऊँ तो ये v आ जाता है। डेल्टा यहाँ पे लगाना चाहे तो लगा सकते हैं बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो वी आर जो है ये सेम है। बाय पुटिंग द वैल्यूज, अगर आप इस इक्वेशन के नंबर 2 के अंदर वैल्यू पुट कर दें Vt की, जो कि क्या है जी, Vt इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो आपके पास इक्वेशन बन जाती है डेल्टा वी आर इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगी। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। इन्हीं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर आप जानते हैं कि हम v इज इक्वल टू आई आर टी हो सकता है। सो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो बिकम्स यही वाली इंस्टेंटेनियस वाली वैल्यू उठा के हम यहाँ पे v इज इक्वल टू आई आर की जगह पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा आई आर टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। और इसके बाद हमने क्या करना है, हमें करंट चाहिए तो हमने जस्ट इनको रीअरेंज करना है। आप जानते हैं ऑन रीअरेंजिंग वी विल गेट दैट आई आर इज इक्वल टू आर इधर चला जाएगा तो इट्स बिकम वी नॉट ओवर आर। वी नॉट ओवर आर जो है वो आई नॉट लिखा जा सकता है। सो मैक्सिमम वोल्टेजेस, मैक्सिमम करंट, सो वी हैव हियर आई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर द करंट। और इस तरह से हम करंट की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। और इस तरह हमारे पास दो तरह की इक्वेशन बन जाती है। एक तो वो इक्वेशन है दैट इज द इनपुट वैल्यू, दिस इज हियर इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 को अगर हम देखना चाहें कि क्या बताना चाहते हैं तो हम इसका क्या बना सकते हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन बना सकते हैं और ये देख सकते हैं कि इसमें से करंट कितना गुजर रहा है और हम वोल्टेज कितना दे रहे हैं, इन दोनों का ताल्लुक क्या है। तो इस ग्राफ के जरिए से हमारे पास क्या है जी, ये सारी क्लैरिफिकेशन हो जाती है। आपके सामने है जी, जो ब्राउन वाली लाइन है दैट स्टैंड फॉर द वोल्टेज और जो ग्रीन वाली लाइन है वो आपके पास क्या है जी, करंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। एंड और ये वो सोल्यूशन था जो ये दूसरे बात में कह ले ये आपका वोल्टेज सोर्स है और उसके रिस्पॉन्ड में जो करंट जनरेट हुआ है सिस्टम के अंदर या सर्किट के अंदर वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है। जो ये वही सोल्यूशन है जो अभी हमने निकाला और ये इसको फॉलो कर रहा है। अगर आप एक बात गौर करें तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों ही साइनोसाइडल हैं और दोनों ही क्या है, एक जैसी वैल्यू फ्रीक्वेंसी के साथ या दूसरे अल्फाज में कहें तो टाइम के साथ बढ़ भी रहे हैं और कम भी हो रहे हैं। इन सब की पीक वैल्यूज एक जैसी हैं। होएवर इन सब की पीक वैल्यूज जो है उनका टाइम जो है वो एक जैसा है बट एम्पलीट्यूड जो है वो एक जैसे नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इनके अंदर किसी किस्म का फेज डिफरेंस नहीं है। अगर फेज डिफरेंस होता तो ये होना था, एक वेव कोई आगे हो सकती थी या दूसरी वेव किसी से पीछे हो सकती थी। सो उनके अंदर किसी न किसी तरीके की डिस्प्लेसमेंट आ सकती थी जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब जो है इस चीज को मजीद क्लैरिफाई करने के, क्या वाकई इन दोनों के अंदर किसी किस्म का फेज डिफरेंस नहीं था, आइए हम अपने करंट को और अपने वोल्टेज को एक फेजर के जरिए से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने पिछले हिस्से के अंदर देखा था कि जब भी किसी भी वेव के अंदर किसी फेज को अंडरस्टैंड करना होता है तो हम उसके लिए एक वेक्टर बना देते हैं और वो वेक्टर जो होता है वो काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा होता है उसी फ्रीक्वेंसी के साथ जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वेव चल रही होती है। तो ये जो है करंट का फेजर है जो कि किस लिहाज से एक्सप्लेन किया जा रहा है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है और उसकी वैल्यू जो है आरटी के हिसाब से दी गई है। इसी तरह से ये एक फेजर है जो ब्राउन वाली वेव थी उसके मुताबिक बनाया गया है। आप जानते हैं कि ये वाली जो आपके पास ब्लू वाली वेव थी उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा था तो इसलिए इसका फेजर थोड़ा छोटा है
और जबकि ब्राउन वाली जो आपके पास वेव थी उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, सो दैट्स व्हाई इसका जो फेज़र है ये बड़ा रखा गया है यहाँ पे। और ये जो ओमेगा है ये बता रहा है कि दोनों ही एक जैसी फ्रीक्वेंसी के साथ घूम रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज, तो उस हवाले से ये बता रहे हैं कि दोनों में किसी किस्म का कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अगर दोनों में किसी किस्म का कोई फेज डिफरेंस होता तो पॉसिबल था कि ब्राउन या तो ब्लू वाली से आगे की तरफ मूव करता पहले या फिर पीछे की तरफ होता, मीन टू से इट कुड लीड द current or it could lag the current, so that's why there is no difference between them. So in this way we can say that the current and the voltage are in phase. Resistor behave essentially the same way in the both DC and the AC circuit. तो resistor के अंदर DC के अंदर भी ना कोई फेज डिफरेंस होता है ना कुछ, आपके पास करंट में दोनों ही एक टाइम में रहते हैं, लैग लीड का कोई चक्कर नहीं होता। सो इन द सेम वे AC सर्किट के अंदर भी करंट जो है ना लीड करता है ना लैग करता है। और जैसा कि आप लोगों ने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पहले पढ़ा था कॉलेज लेवल के ऊपर, तो इनको दिखाने इन सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन का एक और तरीका है जो आप पहले पढ़ते आए हैं, और दैट इज दिस वे। जो वोल्टेज आपके अलाइन है, आपका करंट अलाइन है, और ये जो आपका जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है वो एग्जैक्टली इसके मुताबिक हो जाती है। ये किस तरह मुताबिक हो गई है? इट्स वेरी सिंपल। अगर आप ओमेगा डी को 0 कर देते हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे जी, अलाइन हो जाएंगे और लॉन्ग एक्स एक्सिस हो जाएंगे, तो ये इस सिंबल के अंदर इख्तियार कर सकते हैं। नाउ सम अदर पैरामीटर्स जस्ट लाइक रूट मीन स्क्वायर, करंट एंड वोल्टेजेस कैसे निकाले जा सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला है अल्टरनेटिंग सोर्सेज के साथ, वो ये है कि जब आप एवरेज करंट लेने की कोशिश करते हैं किसी भी एक साइकिल के अंदर तो वो हमेशा 0 आता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो आंसर आपके पास क्या आ जाता है जी, 0 आना शुरू हो जाता है। तो इसका तरीकाकार यूँ डिवाइस किया गया है कि हम इसकी इफेक्टिव वैल्यू को निकाल लें। तो इफेक्टिव वैल्यू निकालने के लिए हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं जो कि स्टैंड करती है रूट मीन स्क्वायर RMS के जरिए से। तो इसका बड़ा तरीका इजी है, आप RMS वैल्यू ले सकते हैं 0 से लेके 1/t, 0 से लेके कैपिटल D I स्क्वायर R dt के हिसाब से। तो इट्स अ वेरी सिंपल मेथड। एवरेज लेने का तरीकाकार ये होता था कि टोटल वैल्यूज है और जितनी वैल्यूज हैं उसके मुताबिक कर दिया जाए। इन द सेम वे यहाँ पे भी टोटल वैल्यू जो है वो टाइम पीरियड के लिए लिखा गया है, और आई स्क्वायर जो है वो लिखा गया है आपके पास कि कितनी वैल्यू जो है उसका स्क्वायर लेके किया जाए, और उस हिसाब से हम इसको ले रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो उस हिसाब से हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं और इसका अंडर रूट ले लिया हुआ है। तो इट्स अ वेरी सिंपल कि आपने पहले स्क्वायर लेना है, फिर मीन लेना है, और फिर उनका रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो हमने इसी तरतीब से लिया है। सो वी विल टेक फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ दैट वेव, स्क्वायर ऑफ दैट सोर्स, उसका स्क्वायर ले लें। आफ्टर दैट उनकी मीन वैल्यू ले लें, पूरे टाइम पीरियड के लिए ले लें तो क्या 1/t हो जाएगा। उस सब को इंटीग्रेट होने के बाद उनके साथ जो जवाब आएगा उसको हमने क्या कर देना है, स्क्वायर रूट ले लेना उनका। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, आपके पास स्क्वायर ले लें तो आई है मैक्स स्क्वायर जो है, हमने यहाँ पे मैक्स लिखा हुआ है जबकि हमने पहले वाले लेक्चर के अंदर आई नॉट लिखा हुआ था, तो आप उसके मुताबिक ही चला सकते हैं। बुक के अंदर जो है वो इसी तरह से लिखा हुआ है उन्होंने मैक्स के हिसाब से, तो मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ। तो वेरी सिंपल, आई स्क्वायर ओवर 1/t है, 0 से लेके साइन स्क्वायर t है, ये कांस्टेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है, तो दैट्स व्हाई इसकी इंटीग्रेशन नहीं की जाएगी। साइन स्क्वायर ओमेगा t है, साइन स्क्वायर ओमेगा t की जो इंटीग्रेशन है वो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के तरीके से कर रहे हैं। इसकी जगह आप थीटा पुट कर दें, यहाँ पे भी आपके पास ओमेगा थीटा आ जाएगा, उस हिसाब से ये 1/2 पाई हो जाएगा, 0 से लेकर 2 पाई हो जाएगा, और यहाँ से हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और 0 से लेकर साइन स्क्वायर जो है उसकी इंटीग्रेशन जो है की जाए तो आपके पास जो है वो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी को ये समझ ना लगे इंटीग्रेशन की तो बता दीजिएगा, आई विल सेंड यू सॉल्यूशन इन द नोट्स फॉर्म, और ताकि आप सब लोगों को कोई मसला ना रहे। इसी तरह आपके पास ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो करंट की आ चुकी हुई है, ये वही वैल्यू है जो हमने स्टार्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइनोसॉइडल फंक्शन सोर्स के साथ पढ़ी थी, और ये 0.70 आई मैक्स के साथ। अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस जो हैं वो कैन आल्सो बी डिस्कस्ड इन द सेम वे, और वो भी इसी तरह से आरएमएस वैल्यू से उनकी निकाली जा सकती है।
एंड दीज आर कॉल्ड द इफेक्टिव वैल्यूज। और इफेक्टिव वैल्यूज जो है ये अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है, तो उस हवाले से हम जो है इनके ऊपर बात कर रहे थे। तो द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी डेसिपेटेड इन द सर्किट इज गिवन बाय। तो इसी तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो सर्किट के अंदर डेसिपेट कैसे होती है। उस हवाले से देखा जाए तो हमारे पास है जी P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये एक सिंपल फार्मूला डेसिपेशन के बारे में बताता है कि जब किसी सर्किट में से करंट गुजरता है तो रेजिस्टर में से तो आप कितनी पावर डेसिपेट करते हैं। तो आई इज हेयर, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट्स है तो ये इंस्टेंटेनियस करंट होंगे, तो इसलिए ये जो पावर होगी दिस इज आल्सो कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस पावर। इसी तरह से हम एवरेज पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज पावर कैलकुलेट करने के लिए बड़ा सिंपल मेथड है कि हमने सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, जो करंट है वो अल्टरनेटिंग था तो इसकी हमने वैल्यू एवरेज वैल्यू लगा देनी है, तो आपके पास जो पावर आएगी जो डेसिपेट हो रही है वो क्या हो जाएगी जी, एवरेज पावर हो जाएगी, जैसा कि आप लिख पाएंगे। तो इस तरह हम अपने किसी भी सर्किट के अंदर जब एसी सोर्स लगाते हैं और उसके अंदर रेजिस्टेंस अटैच करते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि इसके अंदर करंट कितना गुजर रहा है, उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप कितने आ रहे हैं, इसके अंदर एवरेज पावर कितनी ड्रॉप हो रही है, कंज्यूम हो रही है, इंस्टेंटेनियस पावर निकाली जा सकती है, उनके फेज वगैरह स्टडी किए जा सकते हैं। और उस हवाले से हमारा हम इनके अलावा हम और भी करेक्टरिस्टिक्स करंट चार्ज हर चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकते हैं। So in this lecture we have learned about the basics of alternating sources, their characteristics and their phasor representations. Moreover, we study the response of resistor when AC source is applied. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। मेरी कोशिश थी कि लेक्चर को आसान से आसान करके बताया जा सके, इसलिए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैं बेसिक पे बात की है ताकि आप लोगों की ज़रा बेसिक जो है वो रिवाइज हो जाए, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। और इस लेक्चर से मुतालिक अगर आपको कोई सवाल हो तो आप लाजमी पूछिएगा, जबकि हम नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर एसी करंट्स बिहेवियर जो है वो 2 पार्ट रह गए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। कैपेसिटर इन एसी सर्किट एंड इंडक्टर इन एसी सर्किट के ऊपर बात की जाएगी, और फिर इन तीनों के कंपैरिजन के ऊपर बात की जाएगी कि हम तीनों को रख के देखेंगे कौन क्या किसकी खूबियाँ किससे बेहतर है और किस लिहाज से किसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। अगर आपको प्रेजेंट लेक्चर के लिहाज से कोई क्वेश्चन हो, आंसर हो तो लाजमी पूछिएगा क्वेश्चन आंसर के लिहाज से। और किसी भी लिहाज से अगर आपको कोई सवाल करने को दिल करता है तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन के अंदर ये काम कर सकते हैं। जूम मीटिंग के अंदर हम अपनी जूम मीटिंग के अंदर ये काम किया जा सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ऊपर कर सकते हैं। जैसे भी आपको मुनासिब लगे, जिस तरह आपको बेहतर लगे वैसे आप ये काम कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपको अपने ज़मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।